डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो लेखांकन समीकरण है उसके दो क्वेश्चन को बताया था। लेखांकन समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मोहन ने नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया, लिखा है कितना से 50,000 रुपये। नगद राशि मतलब रोकड़ लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया है, ठीक है। दूसरा में लिखा है कि माल नगद खरीदा है 30,000 रुपये का। माल नगद बेचा है 12,000 का, 10,000 लागत का था, 12,000 में बेचा। तो चलिए इसको फिर बनाते हैं, फिर समझते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर लेखांकन समीकरण का जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें मोहन ने नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया, तो हम लिख दिए मोहन ने नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया करके कितना लगाया, रोकड़ जो लगाया है वो 50,000 का लगाया, तो हमने रोकड़ करके लिख दिया है नीचे में 50,000 रुपये, ठीक है। ये माल और फर्नीचर का भी नहीं आएगा, केवल अभी रोकड़ का ही देखिए। तो यहाँ पे रोकड़ है, रोकड़ 50,000 से इधर बराबर पूंजी करके भी 50,000 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। दूसरा जो है नगद माल खरीदा, तो नगद जब माल खरीदते हैं तो हमारे पास जो रोकड़ है उसमें से खरीदेंगे, क्योंकि जब भी हम नगद माल खरीदेंगे तो हमको रोकड़ देना पड़ेगा सामने वाले को। तो यहाँ पर 50,000 में से 30,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इतना का जो है 30,000 का है, हमने माल खरीदा है। तो हमारे पास रोकड़ कितना बच गया, 50,000 में 30 माइनस किया तो 20,000 का रोकड़ बचा, और माल हमारे पास कितना का आ गया, 30,000 का आ गया, ठीक। इस प्रकार से दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया, 50,000 हो गया। यहाँ पर भी देखिए हमने पूंजी में भी 50,000 लिख दिया है। फिर आगे चलते हैं, माल नगद बेचा, लागत जो है 10,000 रुपये का था। माल हम नगद बेचे हैं, कितने में बेचे, 12,000 रुपये में बेचे, प्रश्न में दिया हुआ है माल नगद बेचा। इस प्रकार से देख लीजिए, ये 12,000 रुपये माल नगद बेचा, यहाँ पर 12,000 रुपये लिखा है। तो हमने, हमारा जो लागत था वो 10,000 का था, लेकिन बेचा कितने में, 12,000 में। तो हमारे पास रोकड़ कितना आया, 12,000 आया, इसलिए प्लस 12,000 कर दिए। तो 20,000 में 12,000 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 32,000 हो गया। जबकि माल जो हमने बेचा था 10,000 का बेचा था, इसलिए माल में से हम केवल 10,000 ही माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 10,000 की लागत का माल था, और ये भी लागत में, इसको जो माल को है हम लागत में लेखा करते हैं, ठीक है। इसलिए लागत में से हमने 10,000 के लागत को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास माल जो है 20,000 का बच गया। चूंकि यहाँ पर 10,000 का माल था, उसको 12,000 में बेचे, मतलब 2,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को हम, रोकड़ में तो हमारा वृद्धि हो रहा है, उसके साथ साथ पूंजी में भी प्लस करके लिखेंगे। जितने भी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसको हम प्लस करते हैं, किसमें, कैपिटल में, पूंजी में जो है प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। तो 50,000 प्लस 2,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर उधार खरीदा। देखिए, जब भी हम फर्नीचर उधार खरीदेंगे तो विक्रेता से खरीदेंगे, और विक्रेता को हम क्या बोलते हैं, लेनदार बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लेनदार में इससे वृद्धि होगी। कितना का फर्नीचर खरीदा इसको देखेंगे, तो हमने जो है प्रश्नानुसार 2,000 का फर्नीचर खरीदा, तो हमारा ये लेनदार में ये वृद्धि होगा, तो हम लेनदार करके लिख देंगे, और इधर जो है फर्नीचर करके लिखेंगे। देखिए, फर्नीचर संपत्ति है, इसलिए फर्नीचर करके लिख दिए, प्लस फर्नीचर कितना, 2,000 का, कितने का, 2,000 का। यहाँ पे 2,000 का फर्नीचर 2,000 का हमने लिख दिया। यहाँ पर हम लेनदार करके लिख देंगे, चूँकि उधार है इसलिए लेनदार आएगा। लेनदार कितना हो जाएगा, 2,000 का, लेनदार 2,000 का आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब देखिए, और जो चौथा है वो है माल उधार खरीदा। उधार माल खरीदेंगे तो हमारे रोकड़ में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माल में जो है वृद्धि अवश्य होगी। कितना का खरीदे, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 20,000 का खरीदे, तो 20,000 पहले का माल था और अभी का 20,000 का माल, दोनों को मिलाएंगे तो कितना का हो गया, 40,000 का हो गया। प्लस 2,000 का हमारे पास फर्नीचर पहले से है, तो ये 2,000 को हम जैसा का तैसा उतार देंगे बराबर। इधर देखिए, ये हमारा जो 50,000 था उसमें 2,000 हमने लाभ का जोड़ा था, तो 52,000, ये 52,000 यहाँ पर भी आया, फर्नीचर खरीदे तो अब नीचे में भी 52,000 ही आएगा। प्लस यहाँ पर देखिए, 2,000 का हमने पहले फर्नीचर खरीदा था उधार, अब 20,000 का माल भी उधार खरीदा, तो 20 और 2 22,000, टोटल कितना हो गया, 22,000 रुपये जो है लेनदार होंगे। 22,000 रुपये हमको पेमेंट करना है, किसको, लेनदार को, इसलिए इस प्रकार से लिखना है। फिर लेनदार को नगद दिए, तो लेनदार को अगर नगद देंगे
तो हमारे रोकड़ में से वो कम हो जाएगा। तो रोकड़ में से हमने 15,000 रुपये क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि लेनदार को हमने 15,000 दिया और यहाँ 15,000 रुपये जो है लेनदार का में जो 22,000 है उसमें भी माइनस करेंगे 15,000, क्योंकि रोकड़ में से भी 15,000 माइनस होगा और लेनदार में से 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर से 22,000 में 15,000 माइनस कर दिए तो 7,000 बचा। उसी प्रकार रोकड़ में से 15,000 माइनस कर दिए तो 17,000 बचा। ठीक है, बाकी जो है जैसा का तैसा उतारेंगे हमको 40,000, 20,000 और 40,000, 2,000 और यहाँ पे 52,000 और ये 7,000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद वेतन दिया, तो जब भी हम वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, किराया देते हैं, इस प्रकार का जैसे खर्च वाला आता है, तो खर्च में क्या होता है, हमारा रोकड़ जो है कम होता है और रोकड़ कम होने के साथ साथ हमारे व्यापार का रोकड़ कम हुआ, मतलब व्यापार की पूंजी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बदले में हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वेतन का हो या मजदूरी हो या किराया हो, यानी किसी प्रकार का व्यय हो, तो उसमें अगर माइनस कर रहे हैं या आहरण कर रहे हैं तो भी इसमें क्या हो जाता है, पूंजी में भी माइनस करना पड़ता है। तो 17,000 में से 1,000 हमने क्या कर दिया, वेतन को दिए, 1,000 रुपये रोकड़ से दिए, तो हमारा रोकड़ कितना बच गया, 16,000 बच गया। माल जो है 40,000 का है तो 40,000 लिख दिए, 2,000 का फर्नीचर है और यहाँ पर है 52,000 में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर रोकड़ कम होगा वहाँ पर पूंजी में भी कमी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 51,000 प्लस 7,000 प्लस क्या हो जाएगा 7,000। ये ऐसा इसलिए करते हैं, वेतन हो गया या किराया दिए या मजदूरी दिए या अन्य किसी भी प्रकार का व्यय कर रहे हैं तो उसमें रोकड़ कम होगा और रोकड़ कम होगा तो हमारे व्यापार की जो पूंजी है वो भी कम होगी। ठीक है, इसलिए आप जब भी रोकड़ में से कम करेंगे इस प्रकार के व्यय में, जिससे हमको किसी प्रकार का द्विपक्षीय लाभ नहीं हो रहा है, उस स्थिति में जो है हमको रोकड़ में से कम करेंगे तो पूंजी में से भी कम करना पड़ेगा। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों पक्षों को हम जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों का योग 58,000 आ रहा है, मतलब जो बनाए हैं हम वो सही है। अगर दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि जो आपने बनाया है वो गलत हो सकता है, कहीं पर आपने कोई मिस्टेक किया इसलिए उसका आंसर सही नहीं आ रहा है। तो ये हो गया लेखांकन समीकरण के उदाहरण क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 3। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और उसको उतार लीजिएगा। अब लेखांकन समीकरण के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, निम्नांकित से लेखांकन समीकरण बनाइए। निम्नांकित से लेखांकन समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर 18,750 रुपये और 6,250 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 500 रुपये किराए के नकद दिए। ये तो आपका माल और क्या बोलते हैं रोकड़ से स्टार्ट हुआ है, फिर 500 रुपये किराए के दिए तो ये पूंजी में से भी कम होगा और रोकड़ में से भी कम होगा। फिर 7,500 रुपये का माल नगद और 11,000 रुपये का माल उधार क्रय किया। फिर 12,500 रुपये लागत का माल 25% लाभ पर बेचा और इनमें से 6,875 रुपये नगद प्राप्त हुए और निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपये का लूना खरीदी। अब इसको एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। पहला देखिए 18,750 और 6,250 का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, मतलब 18,750 रुपये रोकड़ लगाया है और यहाँ पे रोकड़ में लिख देंगे 18,750, माल में लिख देंगे 6,250। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो पूंजी हमारा हो जाएगा 25,000 का, क्योंकि इधर संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व या दायित्व प्लस पूंजी दोनों लिख सकते हैं। तो संपत्ति बराबर क्या होता है, दायित्व प्लस पूंजी होता है, इसलिए इन इधर का जो योग जितना होगा उधर का योग भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला समीकरण का तैयार कर लिया, न्यू इक्वेशन 18,750 और प्लस माल में 6,250, पूंजी टोटल कितना हो गया 25,000। अब दूसरा जो दिया है वो किराए के नगद दी, किराए का कितना दिए, नगद दिए तो रोकड़ में से कम होगा। रोकड़ हमारे पास 18,750 है, उसमें से 500 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 18,250 रुपये आ जाएगा। प्लस माल जो है हमारे पास 6,250 है, तो ये जैसा का तैसा यहाँ पे हमको उतार देना है। इधर चूँकि हम किराया दे रहे हैं तो हम इधर भी माइनस करेंगे, क्योंकि रोकड़ में अगर कमी होगी तो हमको पूंजी में भी कमी करना है। तो 25,000 में से माइनस 500 कर देंगे तो कितना आ गया 24,500 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा दीजिए, माल नगद एवं उधार क्रय किया। माल नगद एवं उधार दोनों प्रकार का क्रय किए हैं, तो कितने का माल नगद खरीदे और कितने का माल उधार खरीदे। तो देखिए हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है
जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 7500 रुपये का माल नगद और 11,000 रुपये का माल उधार क्रय किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7500 रुपये का माल नगद है, मतलब 18,000 ये कितना का है 18,250 में से 7500 रुपये क्या कर दिए माइनस कर दिए, ठीक, क्योंकि इतना नगद में मतलब पैसा दे करके रोकड़ को दे करके खरीदे, इसलिए 18,250 में से माइनस कर दिए 7,500 को, तो टोटल कितना आ गया 10,750, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माल है, माल में देखिए क्या होगा, माल में पहले से माल जो था 6,250 का था, अब हमारे पास जो सामान आया है वो टोटल कितना का आया है, एक उधार और नगद दोनों को मिला करके जो माल आया उसको जोड़ेंगे तो 11,000 रुपये आपका जो है उधार था और 7,500 रुपये का नगद था, तो टोटल कितना हो रहा था 18,500 रुपये का कुल सामान आया था, कुल माल आया था, इसलिए हमने 18,500 रुपया 6,250 में जोड़ देंगे। तो 18,650 और 6,250 दोनों को जोड़ दिए कितना का हो गया 24,750। हमारे व्यापार में अभी कुल जो माल है वो 24,750 है, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी हमको करना है 24,500, यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे हमने 24,500 ही लिख दिया क्योंकि इसमें कमी वृद्धि नहीं हो रही, प्लस लिखेंगे लेनदार के रूप में 11,000, क्योंकि हमने 11,000 का सामान को उधार खरीदा है, इसलिए लेनदार करके लिख देंगे 11,000 रुपये उधार है, इसलिए दायित्व है, इसलिए इसको लेनदार के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इस पंजी प्रविष्टि में भी आप जैसे उधार खरीदेंगे है ना किसी से, तो हम लिखते हैं क्रय खाता विकलन, जिससे भी हम उधार क्रय करते हैं उसका नाम लिखते हैं, ठीक। अगर रोकड़ से करेंगे तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, ठीक। उसी प्रकार क्रय खाता विकलन लेनदार से, अब हमने किससे खरीदा वो नहीं बताया प्रश्न में, इसलिए हम लेनदार से हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माल 25% लाभ पर बेचा और आधा नगद एवं उधार, मतलब कुछ पैसा को नगद में और कुछ को उधार में, ठीक। माल 25% लाभ पर बेचा, देख लीजिए, तो हमने 25% लाभ पर बेचा, प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए ये है 12,500 रुपये लागत का माल जो है हमने 25% लाभ पर बेचा और 6,875 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो देखिए जितना हमको प्राप्त हो रहा है उसको तो रोकड़ में लिख देंगे, प्लस करके 6,875 रुपया, तो हमने यहाँ पर रोकड़ में लिख दिया 6,875 प्लस करके लिख दिया है। और उसके बाद जो है हमारे पास माल कितने का जा रहा है, तो 12,500 रुपये लागत का माल है, इसलिए 12,500 रुपये हमने लागत में से माइनस कर दिया। 24,750 था, उसमें 12,000 को माइनस कर दिया 12,500 को, तो हमारे पास माल कितना बच गया 12,250, ठीक। अब हमको ये देखना है कि कितना का माल था, उसमें से कितना नगद था और कितना उधार था, तो हमारे पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए 12,500 का 25% निकालेंगे तो 3,125, मतलब इतना लाभ में बेचे हैं, इसलिए लाभ की राशि हो जाएगी 3,125, ठीक है। 25% 12,500 का अगर 25% निकालेंगे 3,125, क्योंकि 25% लाभ पर बेचे हैं, इसलिए 3,125 रुपये उसका लाभ हो गया, ठीक। दूसरी बात, इसको तो पहले पूंजी में हमको जोड़ना है। दूसरी बात ये कि हमारे पास कितना का माल था 12,500 का, तो प्लस कर देंगे 3,125 जो लाभ हुआ है उस दोनों को जोड़ देंगे, तो कुल कितने में बेचे उस माल का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो 15,625 में उस माल को बेचे, क्योंकि 3,125 रुपये लाभ लिए थे और 12,500 का सामान था, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 15,625, इतने में उस सामान को बेचे। अब हमको एक चीज़ और देखना है कि उसमें से कितना नगद और कितना उधार हुआ, तो 15,625 में से 6,875 रुपये प्राप्त हुआ, प्रश्न में दिया है, तो 6,875 को क्या कर देंगे 15,625 में से माइनस कर दिए, जो बचेगा वो उधार है, तो यहाँ पर 8,750 रुपये क्या है उधार है। तो हम इसको क्या करके लिख देंगे, क्योंकि माल बेचे हैं तो हमको सामने वाला जिसको उधार दिए वो हमको भविष्य में पैसा देगा, इसलिए वो हमारा क्या हो गया देनदार। और जब हम किसी से सामान लेते हैं क्रय करते हैं उस समय हम उधार सामान लेने पर लेनदार होता है, और हम अगर उधार किसी को सामान बेचते हैं तो देनदार का खाता खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देनदार की स्थिति है क्योंकि हमने उधार दूसरे को सामान बेचा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 8,750 रुपये। इस राशि को हमको लिखना है 8,750, ठीक है। और माल जो है 12,250 का बचा, 17,625 रुपये का रोकड़, क्योंकि 6,875 रुपया कैश में प्राप्त हुआ है, ठीक है।
और इधर देखिए, इधर क्या करेंगे हम, इधर केवल जो है लाभ को जोड़ देंगे। जो भी लाभ हुआ था किसमें, इस विक्रय से जो भी लाभ हुआ है उनको हम जो है यहाँ पर जोड़ दिए 3125 पूंजी में। तो पूंजी में 3125 को जोड़ दिए तो 24,500 प्लस 3125 मतलब 27,625 रुपये हो गया। और 11,000 तो लेनदार का है ही, तो उसको जैसे तैसे हमको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं। निजी उपयोग हेतु लूना खरीदा। निजी उपयोग हेतु लूना खरीदा का मतलब है आहरण किया। सीधी सी बात है, उसको अपना गाड़ी खरीदना था तो अपने व्यापार से क्या कर लिया, 5,000 रुपये का आहरण कर लिया। ठीक है, तो रोकड़ का आहरण करेगा तब ना वो लूना खरीदेगा। इसलिए रोकड़ में से हम उस 5,000 रुपये को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 17,625 माइनस 5,000 कर दिए तो कितना आ गया, 12,625 आ गया। ठीक उसी प्रकार 12,250 रुपये का माल बचा है तो उसको जैसा तैसा लिख देंगे। 8,750 का देनदार है, उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और यहाँ पर जो है 22,000, यहाँ पे भी रोकड़ में से जैसे कमी हो रहा है तो पूंजी में भी कमी होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लूना खरीद कर लाया तो व्यापार के लिए नहीं है। व्यापार के लिए रहता तो हम प्लस करके लूना करके लिखते, लेकिन वो स्वयं के लिए, इसलिए इसमें से रोकड़ जा रहा है, उसके बदले में कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए माइनस रोकड़ में से माइनस होगा और पूंजी में से भी माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 22,625 प्लस 11,000, इस प्रकार से हमको लिखना है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप बनाएंगे और ये जो प्रश्न है केवल इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हैं प्रश्न को। ये चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है उसका पूरा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेखांकन समीकरण के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद जो है नकल बही के कुछ प्रश्नों को और जो छूटा हुआ है वीडियो में उसको भी हल करते जाएंगे एक एक करके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तो क्या है जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यूट्यूब चैनल पर शो हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।